हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सब थंबनेल में देख पा रहे हैं कि हम प्रथम वर्ष के विषय पूर्व बाल्यावस्था परिचर्या एवं शिक्षा विषय के समस्त वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर को लेकर आए। जी हाँ, इसकी जितनी भी इकाइयां होती हैं उन सब इकाइयों के सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर मात्र एक वीडियो में आपको यहाँ पर मिलेंगे, जहां हम डिटेल में बात करेंगे कि भाई इनके जितने भी एमसीक्यूज हैं, चाहे वो फिर एमसीक्यूज हो यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, या फिर उसमें फिर आपको खाली स्थान, रिक्त स्थान, या फिर आपको एक वाक्य, इन सबको डिस्कस करेंगे। इस एक वीडियो को देखकर आप अपने इस विषय की, पूर्व बाल्यावस्था विषय की पूरी इकाइयों के सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर याद कर लोगे, समझ जाओगे। आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अन्यत्र कुछ साधक की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारा सा कीमती समय आप बचा सकते हो सिर्फ एक वीडियो देखकर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दो, क्योंकि अभी तक 40% से ज्यादा छात्र वीडियो तो जरूर देखते हैं लेकिन उसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन, आपका एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और आने वाली और भी जैसे कि टीईटी की परीक्षा, एमपीटीटी वर्ग 3 की परीक्षा, सीटेट की परीक्षा, इनके लिए भी मटेरियल, नोट्स, क्लासेस सब कुछ अवेलेबल होगा। तो आप वो सब मिस ना करें। एजुकेशन की न्यूज भी यहां से मिलती है, तो इसलिए आप बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर रखना सब्सक्राइब करके, ताकि कुछ आप मिस ना करो। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं विकल्प वाले उत्तर से, यानी कि बालक का विकास कब प्रारंभ होता है, पहला प्रश्न। तो उसका उत्तर भाई गर्भावस्था। बालक जब माता के गर्भ में होता है तभी उसका विकास शुरू हो जाता है, गर्भावस्था से। दूसरा, बालक विकास का अर्थ क्या है? बालक के विकास का अर्थ है भाई अभिवृद्धि। यहां पर बालक के विकास का अर्थ क्या है? अभिवृद्धि। वृद्धि अभिवृद्धि ध्यान में रखेंगे, एक ही है। तीसरा, किशोर अवस्था की आयु कितनी होती है? किशोर अवस्था की आयु की बात करें तो किशोर अवस्था की आयु 15 से 20 वर्ष तक की होती है। कितनी होती है किशोर अवस्था की आयु? 15 से 20 वर्ष तक की होती है। बात करें अगले प्रश्न की, चौथा, तो यहां पर एक स्टेटमेंट है, ये कथन है। किसका कथन है? पहचानना है। तो विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। यह परिभाषा किसने दी है? तो भाई ये परिभाषा मुनरो जी ने दी है। किसने दी है परिभाषा? मुनरो। तो ये परिभाषा मुनरो की है, उन्होंने ये परिभाषा दी है। अगला प्रश्न, बाल विकास में बुद्धि तत्व के प्रभाव का अध्ययन किसने किया? बाल विकास में बुद्धि तत्व का अध्ययन जो है टर्मन ने किया है, वैज्ञानिक टर्मन का, याद रखिएगा, ठीक है। ये विकास से लेके विकास परिवर्तन श्रृंखला, प्रौढ़ावस्था, ये सारी अवस्थाओं के लिए मुनरो परिभाषा, और बाल विकास में बुद्धि तत्व की परिभाषा टर्मन की परिभाषा, ऐसे याद रखिएगा। फिर अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक हमारे रॉबर्ट रिचर्डसन सीयर्स। जी हाँ, रॉबर्ट रिचर्डसन सीयर्स, ये हमारे अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक रहे हैं। आगे बढ़े तो अगला देखिए, बचपन में बालक पसंद क्या करता है? बचपन में बालक जो है साहित्य पढ़ना। भाई कौन किताबें पढ़ता है बचपन में एकदम छोटे में? कोई नहीं। इतिहास भूगोल तो बड़े लोग भी नहीं पढ़ते थे, छोटो की बात ही छोड़ दो। कहानियां पढ़ना, भाषा का अध्ययन करना। बचपन में तो सबसे ज्यादा भाषा का अध्ययन होता है। फिर बचपन से जब आगे निकलते तो कहानियां पढ़ना आता है, साहित्य पढ़ना आता है। फिर उससे भी आगे निकलते तो इतिहास भूगोल का अध्ययन आता है। तो पहले भाषा का अध्ययन करना। अगला, बाल छवि निर्माण में किसका प्रभाव पड़ता है ना? बाल छवि यानी बच्चे का जो छवि बनाना, इमेज बनाना है, उसमें सबसे ज्यादा प्रभाव किस चीज का है? माता पिता का। सही बात है, माता पिता का असर दिखता है। संगति, दोस्त, उनका भी, संगति का भी असर दिखता है। परिवार, इनका भी, यानी सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी इन तीनों का असर दिखाई देता है बालक की छवि या फिर चरित्र निर्माण करने में। अगला, बच्चों में होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई बच्चों में? सिर्फ बुद्धि का विकास नहीं भाई, ये तो होना ही चाहिए, बुद्धि विकास तो होना ही चाहिए। सिर्फ शारीरिक विकास नहीं, सिर्फ शारीरिक से कैसे काम चलेगा? शारीरिक भी चाहिए, बुद्धि भी चाहिए, और भावनात्मक विकास भी होना चाहिए। यानी कि सही उत्तर क्या होगा? उपयुक्त सभी, यानी चारों विकास होने, ये तीनों जो दिख रहा है आपको, विकास बच्चे में होना ही चाहिए। आगे बढ़े, वर्तमान में अधिकांश बच्चे उपेक्षित हैं। कई बच्चों को, अधिकतर बच्चों को उपेक्षित यानी इग्नोर किया जाता है। उन्हें सही ट्रीटमेंट यानी कि सही उनको उपचार नहीं मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई घरों में गरीबी होती है, या जो धनी घर होते हैं यानी अमीर को जो सोसाइटी होती है अपने बच्चों को बाहर ज्यादा नहीं जाने देते, या फिर सिक्योरिटी के साथ रखते हैं, तो अति सावधानी, वहां भी बच्चे का सामाजिकरण नहीं हो पाता। फिर सामान्य घरों में ज्ञान का अभाव, और जो मिडिल क्लास में है भी ना, जो बहुत गरीब है ना बहुत अमीर है, उनके माँ बाप को इतना ज्ञान नहीं होता कि कैसे बच्चे का सामाजिकरण करवाना है, तो उन्हें सामान्य घरों में ज्ञान का अभाव होता है। तो ये जो 3 कारण है ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे बच्चों को क्या हो रहा है? अधिकांश बच्चे इस समय उपेक्षित हैं, है ना, उनके ऊपर ध्यान नहीं हो पा रहा, उनका लालन पालन पोषण सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, पेरेंटिंग अच्छे से नहीं हो पा रही है। अगला प्रश्न देखिए, बचपन की अवधि मानी जाती है कब से कब तक? तो बचपन की अवधि जन्म से लेकर किशोरावस्था तक। ठीक, जन्म से लेकर किशोरावस्था तक कौन सी अवधि मानी जाती है? बचपन की अवधि मानी जाती है। अब ये हो गए हमारे
वस्तुनिष्ठ। अब बात करते हैं हम यहाँ पर रिक्त स्थान की, फिल इन द ब्लैंक्स की। तो पहला देखिए, सर्वप्रथम एनसीईआरटी ने निर्देशात्मक सन कब जारी किया था? 1996 में। यानी कि एनसीईआरटी ने 1996 में पहली बार डायरेक्शंस, निर्देश दिए थे, ऐसी पढ़ाई होनी चाहिए, ऐसा सिलेबस होना चाहिए, ऐसी किताब होनी चाहिए। अगला, प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा नामक महत्वपूर्ण कृति है। प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षक नामक महत्वपूर्ण कृति है किसकी? गिजुभाई की। ठीक है, गिजुभाई। ठीक, तो प्रथम प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा है ना, प्राथमिक शाला में यानी प्राइमरी एजुकेशन में जो लैंग्वेज भाषा सिखाई जाती है, इसके ऊपर बहुत बढ़िया किताब लिखी है किसने? गिजुभाई ने लिखी है, ध्यान रखेंगे किसकी? गिजुभाई। उसके बाद मस्तिष्क में स्थित भाई जितने भी सारी क्रियाओं की संचालना करता है वो कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसे हम पीयूष ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। यह हमारे सभी शारीरिक क्रियाओं के संचालन को निर्देशित करता है। मतलब हमारे शरीर में जितनी क्रियाएं हो रही हैं सिर्फ इसी ग्रंथि के डायरेक्शन पे, इसी ग्रंथि के आदेश पे, इसी के अनुसार हो रही हैं। पीयूष ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ बच्चों के लिए भाई किस संस्था को चला रही है? यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, जिसे यूनिसेफ कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको UNICEF भी लिखते हैं, यूनिसेफ, याद रखिए ना। तो संयुक्त राष्ट्र जो है, यूनाइटेड नेशंस जो है, वो बच्चों के लिए जो ग्रुप चलाता है, जो संस्था चलाता है, उसे यूनिसेफ कहते हैं। UNICEF, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड जिसे कहते हैं। ठीक, अगला देखिए, ICPS का पूरा नाम क्या है? ICPS का पूरा नाम क्या है भाई? तो ICPS का पूरा नाम क्या है? यहां पर देखेंगे ICPS का, तो समेकित बाल संरक्षण योजना। क्या नाम दिया इसका? समेकित बाल संरक्षण योजना, यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, ऐसा को है ना। ICPS यानी कि समेकित बाल संरक्षण, अंग्रेजी में हो गया, हिंदी में हो गया, अंग्रेजी में बोले तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम पूरा नाम हो जाएगा। अगला देखिए 6 नंबर, तो प्रारंभिक शिक्षा को सुदृढ़ता प्रदान करती है कौन? ECC, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड चाइल्ड एजुकेशन, है ना, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड चाइल्ड एजुकेशन, ECC जिसे कहते हैं, ECC कहते हैं। ठीक है, स्वस्थ बचपन के विकास में किसकी भूमिका बहुत ज्यादा होती है? तो माता पिता की। भाई माता पिता की जो भूमिका होती है वह स्वस्थ बचपन में बहुत आवश्यक है। माता पिता की भूमिका स्वस्थ बचपन में बहुत ज्यादा आवश्यक होती है। फिर 8 नंबर देखिए, बुद्धि लब्धि यानी कि IQ मापन के जन्मदाता कौन है? किसने IQ से बच्चों का ज्ञान नापेंगे? किसने कहा? किसी भी व्यक्ति का, तो टर्मन जी ने कहा IQ नापने के लिए ना, बुद्धि लब्धि से ज्ञान मापन करने का जो तरीका खोज निकाला था, जिन्होंने जन्म दिया था इस मेथड को पहली बार, वो कौन थे? टर्मन जी थे। आगे देखिए, ज्ञान मापन पर आधारित है क्या? तो भाई अनुमय जो है ज्ञान मापन पर आधारित है। और उसके बाद मध्यावधि योजना दीर्घकालिक एवं दैनिक या साप्ताहिक कार्य योजना के बीच पुल का कार्य करती है। कौन सी योजना? मध्यावधि योजना। मध्यावधि योजना जो है वो दीर्घकालिक यानी लंबे समय के लिए, और रोज जो हम काम करते हैं, हफ्ते में जो काम करते हैं, उसके बीच एक ब्रिज का, पुल का काम करती है। क्योंकि छोटे छोटे रोज के काम लंबे कामों को यानी बहुत लंबे समय 6 महीने के टारगेट को हासिल कर सकती हैं, पर उसके लिए हमें कौन सा प्लान चाहिए? मध्यावधि का प्लान चाहिए। क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़े। नेक्स्ट देखा जाए तो अब यहां पर एक वाक्य में उत्तर वाला पूछा गया है। तो बचपन की आधुनिक घटना न होकर समाज की रचना है। बचपन की आधुनिक घटना न होकर समाज की रचना है, ये किसका मत है? यह फिलिप एरिस जी का मत है। किसका मत है? ये फिलिप एरिस का। अगला, भावनात्मक बुद्धि को कितने हिस्सों में बांटा जा सकता है? तो भावनात्मक बुद्धि को भाई किस में बांटा जा सकता है? तो भावनात्मक बुद्धि को 4 हिस्सों में बांटा जाता है। कितने हिस्सों में? 4 हिस्सों में। नजरिया, समायोजन, समझना और भावनाओं का व्यवस्थापन, ये 4 हिस्सों में ना, 4 तरह के हिस्सों में बांटा गया। नजरिया, समायोजन, समझना और भावनाओं का समायोजन, व्यवस्थापन, ये ध्यान रखेंगे। फिर प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल जाने की कौन सी अवस्था है? तो प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल जाने की अवस्था कौन सी है? मध्य बचपन। मध्य बचपन जो है वो प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल जाने की अवस्था है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। बच्चों के जीवन पर किसका प्रभाव पड़ता है? बच्चों के जीवन पर भाई किसका प्रभाव पड़ता है? तो वयस्कों के आचरण का, यानी बड़े जैसा व्यवहार करते हैं बच्चे वही सीखते हैं। उनके घर में, उनके समाज में, आसपास जैसे बड़े लोगों का व्यवहार होगा, बच्चे बिल्कुल वही सारी चीजें सीख जाएंगे। तो बच्चे जो है, बच्चों के जीवन पर बड़ों का प्रभाव पड़ता है। फिर उसके बाद यूएनओ का पूरा नाम लिखो, तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका पूरा नाम होगा। फिलिप एरिस की बचपन की अवधारणा किस वर्ग के बच्चों तक ही सीमित रखी गई है? तो इनकी जो बचपन की अवधारणा है ना, बचपन के ऊपर जो उन्होंने लेख लिखा है, बचपन पे इनका जो थ्योरी है, जो इनका मत है, वो किस वर्ग के बच्चों के लिए? तो भाई यह जो है, ये टोटल विशेष अभिजात वर्ग जो बच्चे होते हैं, विशेष अभिजात वर्ग के बच्चे होते हैं, सिर्फ उनके लिए इन्होंने बचपन की अपनी अवधारणा दी है, बाकी वर्ग के बच्चों के लिए नहीं, सिर्फ अभिजात वर्ग के बच्चों के लिए।
फिर सीखने का आधार क्या है? सीखने का आधार क्या होता है? परिपक्वता, मैच्योरिटी। यानी आप जितने परिपक्व होंगे उतना अच्छा सीख पाएंगे, जितने कम परिपक्व होंगे उतना कम सीख पाएंगे। तो मैच्योरिटी या फिर जिसे हम परिपक्वता कहते हैं वो सीखने का आधार होती है। कौन सा ज्ञान समानता पर आधारित है? तो शब्द ज्ञान। याद रखिएगा, शब्द ज्ञान जो है वो किस पर आधारित है? समानता पर आधारित है। जॉन लॉक ने अपने अनुभववादी विचारधारा के अंतर्गत ज्ञान प्राप्ति के कितने मार्ग बतलाए हैं? तो कुल 2 मार्ग बतलाए हैं। कितने मार्ग बतलाए इन्होंने? 2। जॉन लॉक ने अनुभव के विचारधारा पर जो ज्ञान हासिल किया जा सकता है उसके लिए भाई इन्होंने 2 तरीके बतलाए हैं, 2 मार्ग, 2 रास्ते। बचपन की आधुनिक धारणा की उत्पत्ति का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये प्लेटो को दिया जाता है। प्लेटो, बचपन की आधुनिक अवधारणा, यानी मॉडर्न जमाने में अभी जो हम बचपन के बारे में बात करते हैं, आज जो बचपन के बारे में पढ़ते हैं आधुनिक जमाने में, यह किसके द्वारा दी गई थी भाई ये अवधारणा? तो प्लेटो के द्वारा, उनके द्वारा बताई गई थी और उसी बेसिस पे हम आज पढ़ते हैं बचपन को। आगे बढ़िए, अगले इकाई की बात करें तो शैशव काल में नियमों एवं प्रतिबंधों रहित कौन सा खेल खेलते हैं? शैशव काल में जो खेल खेला जाता है कौन सा खेल होता है? तो बस शैशव काल में एकदम बचपन में बच्चे क्या होते हैं, ना कोई नियम होता है ना कुछ, स्वतंत्र रूप से खेलते हैं। तो ऐसे खेल को हम स्वतंत्र एवं स्वाभाविक खेल कहते हैं। खेल की विशेषता क्या है? खेल की विशेषता स्वतंत्र एवं आत्मप्रेरित होना चाहिए, बिल्कुल सही। रचनात्मक होना चाहिए, क्रिएटिविटी, बिल्कुल सही। उससे कुछ ना कुछ सीखें, है ना। और खेलने के अतिरिक्त कोई उद्देश्य ना हो, हार जीत बदला लेना, है ना, ये ना हो। तो खेलने के अतिरिक्त कोई अन्य उद्देश्य न होना, ये तीनों कारण जो है खेल की विशेषता है, स्पेशलिटी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, शतरंज किस प्रकार का खेल है? भाई शतरंज जो है वैसे तो बौद्धिक खेल है, शतरंज ऐसे तो बौद्धिक खेल है, लेकिन इसमें भाई गतिशीलता भी है। इसमें आप इंडोर में खेलते हैं लेकिन आपका दिमाग चलते रहता है, हाथ भी चलते रहते हैं, यानी इसमें आप गतिशील होते हैं। तो इसको बौद्धिक खेल ऐसे तो माना जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये गतिशील खेल में एक श्रेणी में भी आता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक। आगे बढ़े, सामाजिक गुणों और संवेगात्मक नियंत्रण में क्या संबंध है? भाई सामाजिक गुण और संवेगात्मक नियम में सकारात्मक संबंध है, पॉजिटिव उनके बीच संबंध, रिलेशन है, ठीक। अगला, शैशव अवस्था में खेल का उद्देश्य क्या होता है? शैशव अवस्था में खेल का उद्देश्य क्या होता है? आनंद की प्राप्ति हो, सुदृढ़ता यानी बॉडी मजबूत बने, व्यायाम हो जाए, एक्सरसाइज हो जाए, तो ये तीनों चीजें आ जाएंगी। तो शैशव अवस्था में खेल का उद्देश्य तीनों होता है। अगला, खेल कूद का उद्देश्य बालक का शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक विकास करना है। यह कथन किसका है? थिलर और स्पेंसर का। थिलर और स्पेंसर का। थिलर और स्पेंसर ने कहा कि खेलकूद का उद्देश्य बालक का शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास करना होता है। अगला, फुटबॉल कितनी टीमों के साथ खेले जाने वाला खेल है? तो भाई 2 टीम। फुटबॉल 2 टीम की तरह खेला जाता है, क्रिकेट जैसा ही, टेनिस जैसा ही। बैडमिंटन सर्वप्रथम कब खेला गया? तो बैडमिंटन सर्वप्रथम 1873 में खेला गया, सन 1873, 1873 में। बैडमिंटन पहली बार 1873 सन 1873 में खेला गया। बात करें अगले प्रश्न की, तो खेल कूद का उद्देश्य बालक की बुरी भावनाओं और नैसर्गिक प्रवृत्तियों का परिष्कार करना है। बच्चा खेलेगा कूदेगा तो जो बुरे भावनाएं आती हैं, जो खाली दिमाग चलता है, घर होता है या फालतू काम में जो दिमाग लगता है, खेलने से वो वहां नहीं जाता है। तो खेलने से क्या होता है भाई, ये सारी चीजें होती है। किसने दिया था ये परिभाषा? स्टेनले हॉल ने दिया था, बिल्कुल सही है। तो स्टेनले हॉल के हिसाब से खेलकूद जो है बच्चों के अंदर बुरी भावना को दूर करने के लिए। अगला, वृत्त में खेले जाने वाली कबड्डी को क्या कहा जाता है? चक्रीय कबड्डी कहते हैं, पहले भी हम जान चुके हैं इसके बारे में। वृत्त में खेले जाने वाली कबड्डी को चक्रीय कबड्डी कहते हैं। विकास का रूप क्या है? आकार में परिवर्तन, सही बात है। पुराने रूपरेखा परिवर्तन, ये भी सही है। पहले जैसे ना रहना, ये भी तो विकास है। अनुपात में परिवर्तन, ये भी विकास है। यानी उपयुक्त सभी, विकास का रूप तीनों कहा जाएगा। तो सही उत्तर क्या होगा? उपयुक्त सभी। अगला, जैविक परिपक्वता सिद्धांत के अनुसार विकास मुख्यतः किससे प्रभावित होता है? तो जैविक परिपक्वता सिद्धांत के अनुसार विकास जो है वो मुख्यतः किससे परिभाषित होगा? तो किससे प्रभावित होगा? तो अनुवांशिकता से, है ना। जैविक विकास की बात करें, बायोलॉजिकल की बात करें, यानी हमारे जो शारीरिक गुण आते हैं उनकी अगर बात करेंगे तो वो सब अनुवांशिकता से ही आते हैं अधिकतर, क्योंकि वो माता पिता पूर्वजों से ही मिलते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला, विकास क्या होता है? तो विकास क्या भाई? विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। पहले सिंपल चीजें फिर कॉम्प्लेक्स चीजें। तो पहले सामान्य चीजों का विकास, बाद में फिर विशिष्ट चीजों का विकास होगा। अगला, जन्म के बाद सबसे पहले जो विकसित होता है वह क्या है? जन्म के बाद सबसे पहले सिर, गर्दन, मुख या उपयुक्त सभी? तो सब भाई ये जो पूरा है ये सब कुछ तीनों इसी में आता है। तो पहले इस इतने का विकास होता है जन्म के बाद। इसमें बस सर भी आ गया, मुख भी आ गया, गर्दन भी आ गया, ठीक है। तो उपयुक्त सभी जन्म के बाद सबसे पहले इनका विकास होता है। आगे देखिए, बाल्यावस्था मानी गई है कब से कब तक? तो बाल्यावस्था मानी गई है 2 से 12 वर्ष तक, ठीक है। 2 से 12 वर्ष तक की अवस्था को किस अवस्था का नाम दिया गया है? बाल्यावस्था की अवस्था का नाम दिया गया है। सोचने की क्षमताओं में परिपक्वता आती है किस अवस्था में? पश्च बाल्यावस्था में। पश्च बाल्यावस्था में सोचने की क्षमताओं में परिपक्वता आ जाती है, ये ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं रिक्त स्थान की ओर। तो यहां पर कुछ रिक्त स्थान है, देखिए। मॉन्टेसरी ने बालक के प्राकृतिक विकास पर बल दिया।
बालक के प्राकृतिक विकास पर बल किसने दिया? तो मॉन्टेसरी ने, याद रखना। फिर 1 वर्ष की आयु तक का बालक की लंबाई कितनी होनी चाहिए? लगभग 27 इंच होनी ही चाहिए, है ना। 27 इंच का बालक हो जाना चाहिए। अगर हाइट कम है तो कुछ ना कुछ उसका शारीरिक विकास रुका हुआ, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, प्राथमिक कक्षाओं में प्रायः संप्रेषण कैसा होना चाहिए भाई? प्राथमिक कक्षाओं में प्रायः जो संप्रेषण होना चाहिए वो मातृभाषा में होना चाहिए। कौन सी भाषा में? मदर टंग में, मातृभाषा में होनी चाहिए ना। तो प्राथमिक स्तर पर जो संप्रेषण होगा, जो बातचीत होगी, वो मातृभाषा में ही होनी चाहिए। फिर किस अवस्था को शाला पूर्व अवस्था भी कहा जाता है? तो भाई किस अवस्था को, ये ध्यान रखेंगे। तो ये होता है जो बाल्यावस्था होती है उसे कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, विषय का नाम ही है। तो पूर्व बाल्यावस्था को ही क्या कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को ही शाला पूर्व समय अवस्था भी कहा जाता है। शाला पूर्व समय अवस्था किसका नाम है? पूर्व बाल्यावस्था का नाम है, विषय का ही नाम हमारा। फिर पश्च बाल्यावस्था को शाला जाने की अवस्था कहते हैं। पश्च बाल्यावस्था जो होती है उसे शाला जाने की अवस्था भी कहते हैं। विकास के मुख्य रूप में 2 कारक आनुवांशिकता और वातावरण है। विकास के मुख्य रूप से 2 कारक जो है वो क्या है? आनुवांशिकता और वातावरण, ये ध्यान रखना। उपलब्धि परीक्षण किस चीज का माप है? ज्ञान का माप है। उपलब्धि परीक्षण जो होता है, आपने क्या क्या हासिल किया, ये किसका माप है? तो ज्ञान का माप है। आगे बढ़े और देखिए, रिक्त स्थान में आत्मसम्मान की भावना के लक्षण कौन पकड़ता है? आत्मसम्मान की भावना के लक्षण जो हैं वो किशोर अवस्था में प्रकट हो जाते हैं, यानी सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाती है, बच्चे खतरनाक अवस्था मानी जाती है, बच्चे जरा सी बात का बुरा मान जाते हैं। तो वो कौन सी भावना? आत्मसम्मान की भावना तब आती है। फिर अवधारणा का विकास मुख्य रूप से किस चीज का हिस्सा है? अवधारणा का विकास मुख्य रूप से भाई हमारे बौद्धिक विकास का हिस्सा है। अवधारणा का जो विकास है वो मुख्य रूप से हमारे बौद्धिक विकास का हिस्सा रहती है। आगे बढ़े, अब एक वाक्य में उत्तर की बात करते हैं। चलिए, नंबर 1, शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक, यानी उसकी साइड लेना, प्रवर्तक मतलब उसका कह सकते हो कि उसका पक्ष लेना, उसके बारे में कहना, सपोर्ट दिखाना। तो शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक भाई विलियम जेम्स थे। कौन थे भाई? विलियम जेम्स, पहले का उत्तर। दूसरे की बात हो जाए, किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे? हर्बर्ट ने सीखने के 5 चरण बताए हैं। किसने बताए हैं भाई? हर्बर्ट। हर्बर्ट ने सीखने के कितने चरण बताए हैं? तो हर्बर्ट ने सीखने के 5 चरण बताए हैं, ध्यान रखेंगे। किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के साथ सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, यानी अपने गैंग के, अपने समूह के बच्चे किस उम्र में आकर वो बन जाते हैं, उसके एकदम सक्रिय सदस्य बन जाते थे। कौन सी अवस्था होती है? किशोर अवस्था होती है। किशोर अवस्था में संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जीन पियाजे, सबको मालूम है। संज्ञानात्मक विकास तो भाई एक ही व्यक्ति ने दिया है, बहुत फेमस है, पियाजे। दिए तो कई लोगों ने, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस यही है संज्ञानात्मक विकास में, जीन पियाजे। एक कोशिका शिशु रूप में कितने समय विकसित होती है? एक कोशिका जो होती है वो शिशु रूप में कितने समय विकसित हो जाती है, यानी कब वो शिशु बन जाएगी, एक सेल जो है वो शिशु तक कैसे बन जाएगा। तो एक कोशिका शिशु के रूप में कितने समय में विकसित होती है? तो भाई आप ध्यान रखेंगे 9 महीने में। कितने महीने में? 9 महीने, ये ध्यान रखेंगे। 9 महीने में तो बच्चा पूरी तरह से डेवलप होता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। यानी शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम आया था, RTE 2009 में आया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट, उस हिसाब से एक टीचर कितने घंटे पढ़ाएगा? तो भाई कम से कम 45 घंटे। एक हफ्ते में कम से कम 45 घंटे उसे पढ़ाना ही होगा। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक क्या है? पर्सनल रीजन। तो भाई मैच्योरिटी और एज, यानी कि परिपक्वता एवं आयु, ये अधिगम, सीखना, लर्निंग को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारण है, पर्सनल रीजन है। आगे देखिए, थोड़ा समाप्त कीजिएगा। हाँ, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? शिक्षकों का। ध्यान रखेंगे, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व शिक्षकों का, यानी टीचर्स का होता है। पूर्व प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा का आधार क्या होना चाहिए? खेल विधि। पूर्व प्राथमिक विद्यालय, भाई प्राथमिक भी पहले का है, पूर्व प्राथमिक विधि, तो वहां बच्चों को ज्यादातर खेल खेल में सिखाया जाना चाहिए। आगे बढ़े। हाँ, अब अगली इकाई शुरू करते हैं, जहां पे बात करेंगे। अब अगर इसका कुछ छूटा तो नहीं, एक बार मैं चेक कर लेता हूं कहीं और कुछ प्रश्न तो नहीं छूटे यहाँ पर। जी नहीं, यहाँ क्लियर है, इतना ही है। चलिए, तो आगे देखा जाए, अगली इकाई के वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। तो नंबर 1, विशिष्ट बालक वह है जो अंतः व्यक्तिगत भिन्नता रखते हुए अन्य समान बालकों से अंतः व्यक्तिगत भिन्नता रखता है। यह कथन किसका है? श्रीमती राजकुमारी शर्मा का। इन्होंने विशिष्ट बालक की परिभाषा दी है। इनमें से किस बालक को बौद्धिक रूप से भिन्न बालकों की श्रेणी में रखा जाएगा? वह बालक जो प्रतिभावान होगा, है ना, वाक शक्ति युक्त, समस्यात्मक, अपराधी या प्रतिभावान, है ना। प्रतिभावान बालक को बौद्धिक, दिमाग वाले से बात हो रही है ना, अपराधी व्यक्ति तो
दिमाग से नहीं होगा। वाक शक्ति यानी बोलना, समस्या मतलब किसी प्रकार की समस्या, पर तो बौद्धिक रूप से भिन्न, दिमाग से अगर भिन्न है तो उसको प्रतिभावान बालक की श्रेणी में रखा जाता है। अब ये यहाँ पर एक परिभाषा देखिए कि भाई समावेशी शिक्षा का आशय उस शिक्षा व्यवस्था से है जिसमें सामान्य एवं अक्षम छात्रों को एक साथ शिक्षण प्रदान करने हेतु उच्च अधिगम से संबंधित क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। यानी कि समावेशी शिक्षा की परिभाषा दी गई है कि समावेशी शिक्षा उसको बोलते हैं जिसमें एक बहुत प्रतिभावान बालक, बहुत होशियार, और जो जिस बच्चा को ज्यादा प्रतिभा ना हो, उन दोनों को एक साथ बिठा के पढ़ाया जाए, ऐसा एजुकेशन बनाओ। तो इसका ये जो कथन है, ये जो डेफिनेशन है, किसने दी थी? ये दिया था प्रो एस के दुबे ने। किसने दिया था? प्रो एस के दुबे, इन्होंने ये परिभाषा दी थी। आगे बढ़ेंगे, एक और परिभाषा यहाँ पर है। तो समावेशी शिक्षा का अभिप्राय ऐसे छात्रों की शिक्षा से है जो सामान्य बालकों से भिन्न है, ऐसे बच्चे जो सामान्य बालकों से भिन्न है, और यह शिक्षा उन्हें समझकर तथा अनुकूल वातावरण प्रदान करके सर्वांगीण विकास की ओर प्रेरित करती है। ठीक है, ये समावेशी शिक्षा की ये परिभाषा किसने दी है? श्रीमती राजकुमारी शर्मा जी ने। मंदबुद्धि या शैक्षिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या होता है? मंदबुद्धि या शैक्षिक पिछड़ेपन का जो कारण है, वंशानुक्रम, सही बात है। हो सकता है कि पूर्वजों में कोई मंदबुद्धि हो तो ये भी मंदबुद्धि। शारीरिक कमी, पूर्वजों में कोई शारीरिक कमी है तो इनके अंदर भी कोई शारीरिक कमी। निर्धनता, गरीबी भी कारण बनती है। तो तीनों कारण, बुद्धि और शैक्षिक पिछड़े का, ठीक है, बुद्धि या फिर शैक्षिक पिछड़े यानी पढ़ाई में पिछड़ना, इन तीनों, इसका कारण जो हो सकता है मेन, ये तीनों हो सकते हैं। वंशानुक्रम हो सकता है, शारीरिक कमी हो सकती है, और गरीबी, निर्धनता भी हो सकती है। क्लियर? चलो तो आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट देखिए, वंचित होने वाला जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है। यह परिभाषा गार्डन ने दी है। प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन, सामाजिक अभियोजन, व्यक्तित्व के गुण, विद्यालय की उपलब्धियां, खेलकूद, जानकारी और रुचियों की बहुरूपता में सामान्य बालकों से बहुत श्रेष्ठ होते हैं। यह कथन किसका है? टर्मन तथा ओडन का। किसका कथन है ये? टर्मन तथा ओडन का। अगला देखिए, सृजनात्मकता की नई वस्तु का सृजन करने की उपयोगिता है। सृजनात्मकता की यह परिभाषा किसने दी है? यह दी है जेम्स ड्रेवर ने। किसने दी परिभाषा? यह जेम्स ड्रेवर ने। अगला देखिए, 9वां नंबर, किशोर अवस्था में शिक्षा का स्वरूप निम्न में से क्या होना चाहिए? किशोर अवस्था में जो शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए, कैसा होना चाहिए भाई? वो भाषा विकास की तरफ होना चाहिए, उसमें ज्यादा ध्यान भाषा के विकास पर ही होना चाहिए। अगला, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए? छात्र रटे ना, इसके लिए कैसी प्रवृत्ति हम, मतलब उसमें कैसे प्रश्न पूछेंगे? तो वस्तुनिष्ठ माफ कीजिएगा थोड़ा। तो छात्रों में जो रटने की प्रवृत्ति होती है ना, जो छात्र बार बार रटते रहते हैं, सवालों को रट लेते हैं, समझते नहीं है, अगर ये रटने की आदत उनकी छुड़वानी है तो क्या करना चाहिए भाई? हमें उन्हें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछने चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। वो आसानी से पढ़ते हैं, समझ के जवाब देते हैं। फिर पाठचर्या क्या है? पाठचर्या विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम है। स्कूल का जो पूरा प्रोग्राम होता है कि क्या क्या होगा, 1 by 1 कब क्या किसके बाद होगा, तो वो चीज, यानी पाठचर्या जो है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम है। अगला, जब बच्चों को कोई नियम या सिद्धांत सिखाना हो तो अध्यापक क्या प्रयोग करेगा? आगमन विधि। आगमन विधि से कोई नियम या फिर कोई सिद्धांत सिखाया जा सकता है बड़ी आसानी से, अच्छे से। तो जब भी अध्यापक रहता है वो कुछ सिखाने के लिए आगमन विधि का प्रयोग करता है। फिर बात करते हैं प्रौढ़ शिक्षा के लिए कौन सी आयु वर्ग है, यानी कौन सी आयु वर्ग में प्रौढ़ शिक्षा होती है? तो वो 18 से 50 वर्ष। प्रौढ़ मतलब क्या? एडल्ट हो जाना। तो वो एजुकेशन बचपन में तो दी नहीं जा सकती है ना, तो 18 से 50 वर्ष की जो आयु होती है वो प्रौढ़ शिक्षा का आयु कहलाता है। कक्षा में श्रेष्ठ अनुशासन की कसौटी है। कक्षा में अनुशासन अच्छा कब होगा? जब शांति में आवेष्टित कक्षा, यानी कोई आवाज ना हो, एकदम शांति रहे। तो शांति में आवेष्टित कक्षा जो है वो एकदम श्रेष्ठ कक्षा होती है, उसमें अनुशासन बहुत चरम सीमा पर होता है। क्लियर? अब बढ़ते हैं अगले तरफ, रिक्त स्थान देखेंगे। एक शिक्षक के लिए सफल शिक्षण कार्य है तो क्या आवश्यक है भाई? विषय पर पकड़। अगर उसके सब्जेक्ट पर अच्छी खासी नॉलेज है तो भाई वह उस विषय को बहुत अच्छा पढ़ा पाएगा। दूसरा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य कितने सप्ताह रखे? तो 45 घंटे। अभी हमने इसके पहले पढ़ा भी था, 45 घंटे है ना, 45 आवर्स, ध्यान रखेंगे। शिक्षण की समस्या को हल करने का दायित्व शिक्षक का ही होता है। वर्णमाला की पहचान किस आयु में होती है? तो भाई 3 वर्ष। 3 वर्ष की बच्चा जो है वो वर्णमाला पहचान लेता है। ठीक है। आत्मसम्मान की भावना का लक्षण कौन प्रकट करता है? किशोरावस्था। किशोरावस्था में ही आत्मसम्मान की भावना आती है। माफ कीजिएगा, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। आगे, बाल्यावस्था में बच्चे सबसे अधिक रुचि रखते हैं किस चीज में? बाल्यावस्था में बच्चे जो सबसे अधिक रुचि कहानी में रखते हैं, उनको बचपन में कहानी सुनने में बड़ा मजा आता है। शैशवावस्था में खेल खेलने में, और जब बाल्यावस्था में आते हैं तो कहानी सुनने में।
शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए? शिक्षक का बर्ताव जो है आदर्शवादी होना चाहिए, यानी वो ऐसा बिहेवियर करे बच्चे उससे सीख सके, आदर्श मान सके। तो शिक्षक का बर्ताव जो है आदर्शवादी होना चाहिए। अध्यापन सामग्री का चयन मुख्यतः किसके द्वारा किया जाना चाहिए? तो भाई शिक्षकों द्वारा। भाई पढ़ाने का जो मटेरियल है वो टीचर ही डिसाइड करना चाहिए। आगे, शिक्षण में क्या कौन सी विधि सर्वोत्तम है? भाई करके सीखना विधि। शिक्षण में करके सीखना विधि सर्वोत्तम है। शिक्षण में कौन सी विधि सर्वोत्तम है? तो करके सीखना विधि को ही शिक्षण में सर्वोत्तम माना जाता है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हमको एक वाक्य में उत्तर वाले प्रश्न यहां मिलेंगे, तो उन एक वाक्य में उत्तर वाले प्रश्नों को देखते हैं। नंबर 1, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो पाठ्यक्रम भाई कैसा होना चाहिए? तो शिक्षा व्यवस्था हो, शिक्षा प्रणाली और समाज एवं परिवेश के अनुसार होना चाहिए। हमारी व्यवस्था कैसी है, हमारा समाज कैसा है, हमारी मेथड कैसी है टीचिंग वाली, इसके अनुसार ही हमारा पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस होना चाहिए। आगे बढ़िए। खेल खेल में ज्ञान प्रदान करने की पद्धति कौन सी है? तो वो मॉन्टेसरी है। मॉन्टेसरी पद्धति, मॉन्टेसरी मेथड से खेल खेल में ज्ञान प्रदान किया जाता है। जीवन की किस अवस्था को सुखद वर्ष तथा प्रकाश की अवस्था कहा जाता है? तो यह होती है किशोर अवस्था को, यह सुखद अवस्था होती है। बाल विकास को सर्वाधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक बच्चे में बाल विकास को सबसे ज्यादा जो प्रभावित करता है, बढ़ाता है, वो घटक कौन सा है? तो वह है खेल का मैदान। खेल के मैदान में ही सबसे ज्यादा बालक का विकास होता है। फिर बालक विकास की दृष्टि से सर्वाधिक समस्या का काल कौन सा होता है? बालक के विकास की दृष्टि से सर्वाधिक समस्या वाला जो काल होता है शैशवावस्था, यानी शैशवावस्था में बच्चे को बहुत प्रॉब्लम्स, बहुत बीमारियां होती हैं, निमोनिया से लेकर आप देखो कई सारी बीमारियां। ठीक, तो बच्चे के लिए सबसे ज्यादा समस्याएं इसी अवस्था में, शैशवावस्था में आती है। बालक विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? बालक विकास को प्रभावित करने वाला जो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है वो कौन सा है? तो भाई वह है स्वयं उसके आचरण पर। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद ये बालक विकास का जो सर्वाधिक समस्या का काल होता है वो शैशवावस्था, और बालक विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक भी कौन सा है? भाई वो खेलकूद का मैदान। बच्चे खेलकूद के मैदान में ही सबसे ज्यादा सीखते हैं, अभी इसके पहले पढ़ा था। फिर नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक स्वयं वैसा आचरण करे, है ना, स्वयं अपने आचरण से, स्वयं उन पर आचरण करके। जैसे अब मान लो हम तंबाकू खाते हैं और बोले कि तंबाकू नहीं खाओ, तो हो ही नहीं सकता। अगर हम नहीं खाएं तो ज्ञान दे सकते कि आप भी मत खाओ। ठीक है। 13 वर्ष की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते बालक का कौन सा विकास लगभग पूरा हो जाता है? तो 13 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते बच्चे का जो बौद्धिक विकास होता है, उसने दिमाग का जो इंटेलिजेंस होता है उसका विकास पूरा हो जाता है। यानी 13 वर्ष की आयु तक बच्चे का बौद्धिक विकास पूरा हो जाता है। अगला देखिए, किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? किस आयु काल में? तो भाई यह विकास जो है 15 से 20, यानी 15 से 20 वर्ष की उम्र में बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट पूरा हो जाता है। शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में बहुत कम हो जाती है? शारीरिक विकास की जो गति है वो बाल्यावस्था में बहुत कम होती है, शैशवावस्था में बहुत ज्यादा होती है, बाल्यावस्था में कम हो जाती है, किशोरावस्था में फिर बढ़ती है। शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है, यह कथन किसका है? शिक्षा राष्ट्रीय एकता का आधार है, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का कथन है। शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए, यह किसका कथन है? तो भाई यह कथन हमारे डॉक्टर राधाकृष्ण, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, हमारे पहले उपराष्ट्रपति, उनका कथन है। राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार क्या है? तो वह शिक्षा। राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार शिक्षा ही है। ब्लूम के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं? 3। ब्लूम के अनुसार शिक्षा के जो आधार प्रकार होते हैं वो 3 होते हैं, 3 प्रकार, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े तो आगे देखिए, आपको यहाँ वस्तु प्रश्न उत्तर मिलेंगे। अंतिम इकाई, अवलोकन की प्रक्रिया मूलतः कितने चरण होते हैं? 3। अवलोकन में कितने चरण मिलेंगे आपको? भाई 3 चरण मिलेंगे। थोड़ा और देखा जाए, कुछ छूटा तो नहीं? जी नहीं, हमारा कितना क्लियर था। आगे बढ़े। दूसरा, व्यक्ति को अपने विचारों के प्रदर्शन हेतु कितने अवसर, कौन अवसर देता है? भाई तो क्लिनिकल विधि। क्लिनिकल विधि से व्यक्ति को अपने विचारों का प्रदर्शन करने का अच्छा मौका मिलता है। अवलोकन को सीमित कर देता है कौन? भाई मानव व्यवहार। मानव व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उससे अवलोकन थोड़ा सा सीमित, लिमिटेड हो जाता है, ये ध्यान रखेंगे। फिर उपख्यानात्मक अभिलेख का लाभ क्या है? उपख्यानात्मक अभिलेख में क्या होता है? व्यक्ति अनुमान लगा सकता है, सही, उचित निर्देशन का मार्गदर्शन होता है, छात्रों की रुचि का ज्ञान हो जाता है। तो ये तीनों याद रहेंगे, ध्यान रखिएगा, इन तीनों को इसमें इंक्लूड किया जाएगा। किसी विद्यार्थी के व्यवहार और व्यक्तित्व गुणों से संबंधित सूचनाओं को किस रूप में तैयार किया जाता है? तो ये भाई एनेक्डोटल रिकॉर्ड में तैयार किया जाता है। इसे एनेक्डोटल रिकॉर्ड या फिर एनेक्डोटल अभिलेख कहते हैं। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड या एनेक्डोटल अभिलेख में किसी भी विद्यार्थी के व्यवहार और व्यक्तित्व के गुणों को दर्ज किया जाता है। अध्यापन के तरीकों का महत्व क्या है? भाई अध्यापन या अध्ययन के तरीकों का महत्व क्या है? विषय को भाई पूरा सम्मिलित ज्ञान हो जाएगा, रुचि बढ़ जाएगी, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा और भावी जीवन में बहुत काम आएगा, हेल्प मिलेगी। तो ये तीनों, तो अध्ययन के ये तरीके जो है, तीनों तरीके बहुत महत्व रखते हैं।
अध्ययन कौशल के कितने प्रकार हैं भाई? संदर्भ कौशल, अधिगम स्थानांतरण। जी हाँ, ये दोनों के दोनों क्या है भाई? ये दोनों अध्ययन कौशल के ही प्रकार है। तो सही उत्तर क्या होगा? उपरोक्त और ब। तो संदर्भ कौशल और अधिगम स्थानांतरण ये दोनों क्या है? अध्ययन कौशल के प्रकार हैं। अवलोकन का प्रकार कौन सा नहीं है? तो भाई नियंत्रित अनियंत्रित होता है, सही बात। व्यक्तित्व की आर्थिक स्थिति, ये भी सही है। सहभागी और असहभागी, ये भी सही है। यानी कि सही उत्तर क्या होगा? अवलोकन का प्रकार ये नहीं है। अर्ध सहगामी सामूहिक, ये अवलोकन का प्रकार नहीं है। अवलोकन उपयोगी है किस चीज के लिए? विश्वसनीयता के लिए, सही बात है। वैधता के लिए, सही बात है। आत्मविश्वास की दृढ़ता के लिए, उपयुक्त सही के लिए। क्या होगा इसका होता? यह विश्वसनीयता के लिए। अवलोकन से विश्वसनीयता नहीं आती, विश्वसनीयता उसके परफॉर्मेंस से आ जाती है। तो हम आत्मविश्वास की दृढ़ता के लिए, यानी अगर हमारा आत्मविश्वास है कि हम ऐसा सिखा पाए हैं या सीख लेंगे, तो ये अवलोकन से ही आएगा। ठीक, अगला देखिए, यहाँ रिक्त स्थानों की बात कर लेते हैं कि निगरानी और फीडबैक किस मूल्यांकन का हिस्सा है? रचनात्मक मूल्यांकन का हिस्सा है। गुणात्मक उपागम में मूल रूप से व्यक्ति के विभिन्न पहलुओं का अन्वेषण किया जाता है। साक्षात्कार अंग्रेजी भाषा के इंटरव्यू शब्द से लिया गया है। अवलोकन के तृतीय चरण में उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आंकड़ों को संचित किया जाता है। संग्रहित यानी कि इकट्ठा करते हैं अवलोकन के तृतीय चरण में। आगे बढ़ेंगे। शिक्षक के वृत्तिक विकास को प्रभावी माध्यम क्या है? शिक्षक के वृत्तिक विकास का प्रभावी माध्यम क्या है भाई? तो ये होना चाहिए हमारा पांचवा का उत्तर। क्या है पांचवा का उत्तर? देखिए वहां पर शिक्षक डायरी। शिक्षक डायरी से ही उसका प्रभावी माध्यम से अपने चीजों का विकास कर सकता है। विद्यार्थी एक दूसरे से कैसे होते हैं? भिन्न होते हैं। कैसे भिन्न होते हैं? तो भाई विकास की दर में भिन्न होते हैं। यानी एक विद्यार्थी का विकास अलग हो रहा है, दूसरे का अलग तरीके से। खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? फ्राबेल। खेल में शिक्षा देना, ये फ्राबेल के ही विधियों का प्रतिपादक उन्होंने किया। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या होता है? बालक, बच्चे का चाइल्ड साइकोलॉजी का सेंटर चाइल्ड ही होता है, बच्चा ही होता है। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की अहम भूमिका होती है ना? व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की अहम भूमिका होती है। अहम मतलब इतनी ज्यादा भी नहीं, लेकिन हाँ भूमिका जरूर अदा हो जाती है। थोड़ा सा ही बढ़ेगा तो असर होगा। नाम मात्र की भूमिका से गिना जाता है, लेकिन होती जरूर है, ध्यान रखना। अहम तो नहीं कहते हैं, नाम मात्र की भूमिका कहते हैं। तो व्यक्तित्व और बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र भूमिका होती है, या फिर नाम मात्र रूप से प्रभावित करता है। बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना किस चीज से संबंध है? तो भाई ये पोर्टफोलियो से संभव है। बच्चों का पोर्टफोलियो तैयार रखेंगे, उनका रिकॉर्ड रखेंगे, तो बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति वगैरह का हिसाब किताब मिल जाएगा। अगला 11वां नंबर देखिए, तो अपने अध्ययन के लिए विधि का प्रयोग किया था। तो जीन पियाजे ने अपने साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया था। जीन पियाजे ने, याद रखिएगा, पियाजे ने अपने अध्ययन के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया था? साक्षात्कार, इंटरव्यू वाले मेथड का प्रयोग किया था। साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया था किसने? जीन पियाजे ने। लास्ट की तरफ बढ़ते हैं भाई, एक वाक्य में उत्तर। तो ये देखिए, नंबर 1, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? तो गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? गेस्टाल्टवादी ने। अगला, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? सीखना यानी अधिगम कहलाता है। पियाजे ने बच्चों के विचारों को विस्तार से जानने के लिए कौन सा तरीका अपनाया था? वार्तालाप का, बातचीत का। साक्षात्कार एक प्रकार से मौखिक प्रश्नावली। यह कथन किसका है? मैथ्यू आर्नोल्ड का। किसका कथन है? मैथ्यू आर्नोल्ड का। पियाजे के नैदानिक साक्षात्कार का उपयोग बच्चों के किस पक्ष का अध्ययन करने किया जाता है? तो बच्चों के संज्ञानात्मक पक्ष का अध्ययन करने के लिए। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत यानी व्यापक, है ना, कंटिन्यूअस, सतत। छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आंकलन का यथोचित रूप क्या है? छात्र की प्रयोगात्मक यानी प्रैक्टिकल वाली चीजें की कैपेसिटी जाननी है। बच्चे के अगर प्रैक्टिकल करने की कैपेसिटी यानी उसकी क्षमता जाननी है, तो भाई इसके लिए कौन सा तरीका अपनाएंगे? तो इसके लिए आप पाएंगे अवलोकन तरीका। कौन सा तरीका होगा? अवलोकन। फिर एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है किस चीज के लिए? एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है पुरस्कार देकर, उन्हें गिफ्ट देकर, उन्हें अवार्ड देकर उन्हें प्रेरित कर सकता है और पढ़ने के लिए। शिक्षण का सत्तावादी स्तर क्या है? शिक्षण का सत्तावादी, सस्ता नहीं भाई, सत्ता। शिक्षण का सत्तावादी स्तर क्या है? शिक्षक केंद्रित, यानी शिक्षण का सत्तावादी स्तर शिक्षक केंद्रित ही होना चाहिए। यानी शिक्षक को भाई सत्ता के मद्देनजर भी रखेंगे तो उसमें शिक्षक ही केंद्र में होना चाहिए। कौन सा वाद बच्चों को अपना ज्ञान एवं निर्माण करने का अवसर प्रदान करता है? तो रचनात्मकवाद। रचनात्मकवाद से ही बच्चों के अंदर अपने स्वयं के आत्म का ज्ञान प्राप्त करने का अवसर प्रदान होता है। क्लियर? तो ये हो गए सभी इकाइयों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। आपकी डीएलएड की परीक्षा में इस विषय के यही सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर आएंगे, इनसे बाहर ज्यादा नहीं जाने वाला है। तो इस एक वीडियो को देखकर आप पूरा कंप्लीट कर पाएंगे।
उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए, दूसरों तक पहुंचाइए। और रिवाइज करने के लिए वीडियो को एक से दोहरा कर देख लेना, एक के बाद एक, 2 बार 3 बार देख लेना, तो आप पूरा इसको रिवाइज कर पाएंगे। तो ये थी वीडियो पूर्व बाल्यावस्था परिचर्या शिक्षा के सभी वस्तु प्रश्न उत्तरों की। तो आने वाली डेट की परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण बेस्ट है, इसको जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2023 का प्रश्न पत्र इस विषय का, 2022 का प्रश्न पत्र यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिख जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।